नमस्कार। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम 11 से 15 जनवरी तक के करंट अफेयर्स पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। उन विभिन्न घटनाओं को देखेंगे जो चर्चित रही है। एक भारतीय अमेरिकी महिला जिसको अमेरिकी कनसास राज्य के सीनेटर के रूप में शपथ ली है, यानी अमेरिका का एक राज्य है कनसास, वहाँ के सीनेटर के रूप में शपथ ली है, नाम है उषा। इसके बाद में उषा रेड्डी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? उत्कृष्टता केंद्र पहला शिलोंग में स्थापित किया गया है, जो मेघालय की राजधानी है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास। रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, जिसको गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में 3200 किलोमीटर तक की यात्रा करेगा। यह वाराणसी से शुरू होगा और 51 दिनों की यात्रा करके असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा, बांग्लादेश से होते हुए। तो आपसे पूछा जा सकता है रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास क्या है? तो ये एक नदी में चलाया गया क्रूज है, यानी जलीय यान है, जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन वाराणसी से किया गया है और डिब्रूगढ़ असम तक जाएगा। अगली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम ध्यान में रखना है। विश्व बैंक ने अपनी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्ट का नाम है विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केरल है जो भारत का पहला डिजिटल जो बैंकिंग वाला राज्य बन गया है, यानी पूर्ण रूप से बैंकिंग का डिजिटलकरण केरल में किया जा चुका है। वहाँ का मुख्यमंत्री यानी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सभी पात्र खातों को बैंकिंग में सक्षम बनाने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है, यानी अब केरल पूर्ण रूप से बैंकिंग से जुड़ा हुआ, डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा हुआ राज्य घोषित कर दिया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो एक ड्रोन से संबंधित है। स्टार्टअप आईजी ड्रोन ने, ये कंपनी है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बनाया है। यह ड्रोन भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन के रूप में विकसित किया गया है। यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। यह ड्रोन, इस ड्रोन को स्काईवॉक नाम दिया गया है। तो पूछा जा सकता है भारत का जो स्टार्टअप जो आईजी ड्रोन है वो बनाने वाली कंपनी ने जो ड्रोन बनाया है 5G में सक्षम है, उसका नाम क्या है? तो स्काईवॉक इसका नाम है। यह ड्रोन 10 किलो तक का भार अपने साथ ले जा सकता है और 100 किलोमीटर की यात्रा मात्र 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है। तो यह एक तरीके से ड्रोन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है भारत का। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है दुनिया के जो पावरफुल पासपोर्ट कौन से होते हैं उसके बारे में है। तो दुनिया के जो पावरफुल पासपोर्ट्स है, तो उसके संबंध में एक रिपोर्ट जारी की जाती है, उसको हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं। यह इंडेक्स प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और जापान पिछले कई सालों से ये टॉप है और भारत की इसमें 85वीं रैंक यानी 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को भूटान, इंडोनेशिया, मकवा, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, केन्या, मॉरिशस, युगांडा जैसे 59 राष्ट्रों में वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा मिलती है। भारत पिछले साल इसी इंडेक्स में 87वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट यानी जो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है वो रैंकिंग में फ्री वीज़ा की एंट्री के आधार पर जारी किया जाता है, यानी इसकी रैंकिंग है वो जो वीज़ा फ्री कितने देशों में उसके आधार पर जारी की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज को लेके। एक्सरसाइज वरुण है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के मध्य किया गया एक अभ्यास है जिसका नाम वरुण है। इस अभ्यास की शुरुआत 1993 में होती है और 2001 में उसका वरुण नाम दिया जाता है। यहाँ ध्यान में रखना है वरुण एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होती है। कैसी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज या नेवी की एक्सरसाइज है। कब शुरू की गई थी? 1993 में शुरू की गई थी और अब तक 21 एक्सरसाइज दोनों के बीच में हो चुकी है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित है कि भारत और फ्रांस कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? तो भारत और फ्रांस मुख्यतः 4 एक्सरसाइज करते हैं। जैसे एक्सरसाइज शक्ति है, भारत और फ्रांसीसी आर्मी की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वरुण है वो नेवी की है। गरुड़ और डेजर्ट नाइट, ये दोनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांसीसी एयरफोर्स के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम याद रखना पूछा जा सकता है। आगे संविधान
साक्षर जिला है वो भी केरल का है, जैसे डिजिटल राज्य का दर्जा केरल को मिला है। कोल्लम केरल का एक जिला है जो पूर्ण रूप से देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गए हैं, यानी साक्षरता के जो पहले उसमें संविधान के प्रति जो जागरूकता है उस मामले में इस जिले का पहला स्थान देश में आया है। अगली एक महत्वपूर्ण फोरम है जो विश्व आर्थिक मंच कहलाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहलाती है। यह फोरम है वो वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार और आर्थिक क्रियाओं के लिए कार्य करती है, एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है। पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के लिए, पूछा जा सकता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में दुनिया के सामने आने वाले 2 सबसे गंभीर खतरों में जलवायु परिवर्तन और को कम करने की विफलता है और दूसरा जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिक तंत्र का पतन है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा डावोस, जहां इसका मुख्यालय है, वहां से जारी की जाती है और इसकी यानी विश्व आर्थिक मंच की स्थापना है वो 1971 में होती है। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है। कोरिंगा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में स्थित है, जो भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में इस जगह पर स्थित है। यह क्यों चर्चा में रहा है? सरकार ने 1978 में खारे पानी के मगरमच्छ के पुनर्वास और लुप्त होती हुई प्रजाति जैसे ओलिव रिडले कछुआ और भारतीय उद्भिलाव के संरक्षण के लिए कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। गोदावरी मैंग्रोव प्रणाली के एक हिस्से को कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में घोषित किया गया है, यानी जहां पर गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसी के एक भाग के रूप में यहाँ पर कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर ओलिव रिडले मछली है, मगरमच्छ है वो पाया जाता है, खारे पानी के मगर पाए जाते हैं और अन्य बहुत सी प्रजातियाँ जैसे उद्भिलाव, इनके संरक्षण हेतु इसकी स्थापना की गई है। इस क्षेत्र में 120 प्रजातियां हैं वो प्रजनन करने और घोंसला बनाने के लिए यहाँ पर आती है, तो महत्वपूर्ण जगह है। आपसे पूछा जा सकता है कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये गोदावरी नदी के तट पर गोदावरी के डेल्टा में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में स्थित है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है व्हाइट टफेट रॉयल बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली। यह एक तितली की नई प्रजाति है और जो हाल ही में खोजी गई है। यह केरल के कुन्नूर में एक दुर्लभ तितली की प्रजाति खोजी गई है, इसी का नाम है। तो आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में खोजी गई व्हाइट टफेट रॉयल बटरफ्लाई ये कहाँ मिली है? ये केरल के कुन्नूर जिले में मिली है, जो सेंदूरनी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। अगला जो इसी से संबंधित एक रिपोर्ट और है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 है कि अनुसूची 2 में इस तितली को संरक्षित किया गया है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपको ध्यान में रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है अय्यनूर अम्मानूर उत्सव। अय्यनूर और अम्मानूर उत्सव नीलगिरी की पहाड़ी में रहने वाली एक कोटा जनजाति है। इस जगह यहाँ पर इस जाति के द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार है। कोटा जनजाति भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली एक जाति है और कोटा को या कोत्र भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कोटा जनजाति कहाँ रहती है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी श्रेणी क्षेत्र में रहती है। इनका कौन सा प्रसिद्ध उत्सव है? अय्यनूर अम्मानूर उत्सव इसका प्रसिद्ध उत्सव है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ये प्राधिकरण कहाँ पर है? ध्यान रहे अंतर्राज्य जलीय मार्ग यानी नदियों के अंदर जितने भी मार्ग है, जैसे नंबर 1 नंबर 2 यानी सदिया से धुबरी वाला और गंगा वाला, फिर कोट्टम से कोल्लम वाला और गोदावरी वाला, ये जो 5 नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग है जो इनलैंड है, इन सब के रख रखाव और कार्य के लिए जो एजेंसी काम कर रही है वो उसका मुख्यालय नोएडा में है। तो ध्यान रखना है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का मुख्यालय नोएडा में है। यह शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन हेतु बनाया गया है। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को की गई है। यह मुख्य रूप से शिपिंग मंत्रालय के अनुदान यानी उनकी सहायता के माध्यम से काम करता है और राष्ट्रीय जलमार्ग पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी आंतरिक जलमार्गों से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके विकास और रख रखाव के लिए यह कार्य करता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बासमती चावल के लिए FSSAI मानक। फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। बासमती चावल जो भारत का एक चावल की किस्म है जिसको GI टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स मिला हुआ है। यह फसल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली
जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस फसल को उगाया जाता है। ये सुगंधित और मीठा चावल है और भारत के अलावा ये पाकिस्तान में भी बोया जाता है। इसके दाने लंबे और दाने और अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए ये जाना जाता है, इसीलिए इसी को जीआई टैग मिला हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है समुद्री मिशन अभियान। ये भारत का पहला समुद्री मिशन अभियान है। इसके अंतर्गत खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें एक मानव युक्त महासागरीय मिशन है ये। तो महासागरों के अंदर मानव युक्त यान भेजा जाएगा, यानी जैसे पनडुब्बी है उसको भेजा जाएगा, जो गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों का पता लगाएगा। इस मिशन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, उसके द्वारा डिजाइन किया गया। तो पूछा जा सकता है समुद्र यान मिशन क्या है। तो भारत का ये समुद्री क्षेत्र में खनिज की अन्वेषण करने वाला या खनिज की खोज करने वाला अभियान है, जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा तैयार किया गया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विश्व की पहली डिजिटल पार्टी, जो वर्तमान भारतीय सरकार के अंदर जो महत्वपूर्ण पद पे है, यानी बीजेपी विश्व की पहली डिजिटल पार्टी बन गई है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है एशियाई जल पक्षी की गणना। एशियाई जल पक्षी की गणना यानी इन पक्षियों की गणना 2023 में की जा रही है, जिसमें पाया गया है कि कुछ प्रवासी जल पक्षियों की आबादी, विशेष रूप से जो केरल का अलपुजा क्षेत्र है, उसमें बतख की प्रजातियों में गिरावट देखी गई है। यानी जलीय जो गणना है वो 2023 में की जा रही है जलीय पक्षियों की, और इसमें देखा गया है कि बतख की कुछ प्रजाति है वो उसकी संख्या घटी है। यह एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है, यानी इसके माध्यम से विश्व भर के आर्द्र भूमि और जल भूमि के संरक्षण और प्रबंधन का समर्थन करना है, और इनकी गिरती हुई जो संख्या है वो कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण प्रदूषण की ओर या जल प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित करती है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। यह जिला मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है, जहां पर पहला जो 5G तकनीकी है वो पूर्ण रूप से लागू की गई है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या होता है। सुपरनोवा एक शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट जो एक विशाल तारे के जीवन के अंत में होता है। यानी जब तारा मरता है तो उसके अंदर एक विशाल विस्फोट होता है और उसके अंदर एक बड़ा गुरुत्व बल उत्पन्न होता है। इसी को हम सुपरनोवा कह देता है। यह तारे के कोर के पतन के कारण होता है, ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न करता है, यानी इसमें ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है। अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है भारतीय शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र मेडल दिया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भारतीय रक्षा सैनिक है जो यूएन में अपनी सेवा दे रहे हैं और उनको एक असाधारण कार्य के लिए, या हम ये कहें कि उनके जो कार्य से खुश होकर यह मेडल दिया गया है। अगला अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गिग इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी सुना है, गिग इकोनॉमी क्या होती है। यह मुक्त बाजार की प्रणाली होती है जिसमें संगठन थोड़े समय के लिए श्रमिकों को काम पर रखते हैं या अनुबंधित करते हैं। यानी जो ठेका पद्धति का जो कार्य होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी टीचर को बोल दिया कि आपकी 2 घंटे की ही क्लास है और 2 घंटे का ही पेमेंट है, यानी काम पर स्थायी आदमी को न रखकर अस्थायी रूप से रखा जाता है, उसी को गिग इकोनॉमी कह देते हैं। प्राकृतिक कृषि के माध्यम से भारतीय कृषि में क्रांति। प्राकृतिक कृषि, इसका मतलब हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और भारतीय कृषि में यह एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। तो नेचुरल कृषि या प्राकृतिक कृषि क्या होती है। प्राकृतिक कृषि कृषि की एक विधि है जो सिंथेटिक इनपुट, यानी जो सामान हम काम में ले रहे हैं की बजाय प्राकृतिक प्रक्रिया पर ज़्यादा निर्भर रहती है, यानी प्राकृतिक रूप से पैदा की जाती है। इसने फसल की पैदावार बढ़ाने और कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का एक तरीके के रूप में भारत में यह बहुत ही लोकप्रिय पद्धति है, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है और प्राकृतिक तरीके से पैदा की जाती है। प्राकृतिक कृषि की एक विधि है जो ऐसे संतुलित आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने का प्रयास करती है जिसमें सिंथेटिक रसायनों या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, उनका प्रयोग किए बिना ही फसल को उगाया जाता है। यानी न तो जीएम का प्रयोग किया जाएगा और न ही सिंथेटिक खादों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे यूरिया हो गई, बाकी न कोई जहर का प्रयोग किया जाएगा। सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कृत्रिम आदानों यानी इनपुट के रूप में निर्भर करने के बजाय प्राकृतिक कृषि से संलग्न कृषक मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने और फसल में वृद्धि को समर्थन देने के लिए फसल चक्र यानी अंतर फसल और कंपोस्टिंग जैसी तकनीकों को पर भरोसा करता है, यानी कंपोस्ट खाद का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अगला प्राकृतिक कृषि है तो इसका जो महत्व है वो क्या है। इसका महत्व है कि खाद्य और पोषण जो सुरक्षा है वो मजबूत होती है, पर्यावरण को लाभ मिलता है, कृषि के अंदर सतत विकास होता है, यानी भूमि की उर्वरता बनी रहती है, इससे आर्थिक लाभ होता है क्योंकि लागतें कम आती हैं। प्राकृतिक कृषि संलग्न प्रमुख जो मुद्दे हैं वो हल हो जाते हैं, यानी जो
कृत्रिम कृषि होती है या जिसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, उसके जो कमियां हैं वो दूर हो जाती है, मौसम और जलवायु के ये अनुकूल होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो केंद्र और राज्य के संवैधानिक शब्द की जो वैधता है वो क्या है, यानी संविधान से संबंधित क्वेश्चन है जो फिलहाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में हुए विवाद को लेकर चर्चा में रहा है। तो इसमें हम जानेंगे कि संविधान में क्या लिखा गया है केंद्र और राज्य शब्द के लिए। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, यानी भारतीय संविधान में कहीं पर केंद्र सरकार शब्द नहीं लिखा गया है, क्योंकि संविधान सभा ने मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेदों में केंद्र या केंद्र सरकार का शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया है। इसका अर्थ है कि संघ और राज्यों का संदर्भ केवल उनसे है जिसके पास संघ की कार्यकारी शक्तियां हैं, यानी संघ और राज्य क्या होगा, वही होगा जिसके पास इसकी शक्तियां हैं। और इसकी शक्तियां किस में हैं, भारत के राष्ट्रपति में है, और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रयोग करता है। केंद्र सरकार के सभी व्यवहारिक उद्देश्य है वो संविधान के लिए संविधान प्रमुख राष्ट्रपति को माना गया है, यानी संविधान का प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, और मंत्रिपरिषद जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं वो भी अपनी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर ही करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है संविधान सभा की मंशा, यानी संविधान सभा का जो मतलब क्या उनकी मंशा थी। तो उसके लिए हम संविधान के बारे में ही कुछ जानेंगे। जैसे इसने कहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें विभिन्न राज्य मिलकर एक संघ के रूप में कार्य करेंगे, यानी यूनाइटेड रूप से कार्य करेंगे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए संकल्प प्रस्तुत किया, जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और उसमें क्या कहा गया कि स्वतंत्र प्रभु गणराज्य में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा, यानी भारत एक ऐसे राज्यों का संघ होगा जिसमें स्वतंत्र और संप्रभु राज्य शामिल हो सकते हैं। एक मजबूत एकजुट देश बनाने के लिए विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के समेकन यानी एक होने और संगम पर बल दिया गया। 1948 में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है, यानी भारत का जो संविधान बना इसके लिए जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा प्रस्तुत करते हुए कहा था, क्या कहा था कि संघ शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि भारतीय संघ इकाइयों के द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है, यानी भारत का निर्माण है वो विभिन्न राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। इकाइयों को संघ में अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक अविखंडित देश है, यानी विखंडित राज्यों का अविखंडित देश है। जैसे अमेरिका अविखंडित राज्यों का अविखंडित देश है, वैसे भारत विखंडित राज्यों का अविखंडित देश है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो खेल से संबंधित है। भारत सरकार ने इंडिया फुटबॉल विजन 2047 रखा है। इस विजन का जो उद्देश्य है वो ऐसी रणनीति रोड मैप तैयार करना है कि देश की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत एशियाई फुटबॉल के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। इसी के लिए एशिया इंडियन फुटबॉल विजन 2047 पेश किया गया है, यानी 2047 में भारत जब 100 साल अपनी आज़ादी के मना रहा होगा उस टाइम में हम जो फुटबॉल के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश करेंगे। यह राष्ट्रीय खेल दर्शन बनाने के लिए AIFF यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पारिस्थितिकी तंत्र के सभी स्तरों पर फुटबॉल की गुणवत्ता में सुधार हेतु कोच की जो शिक्षा है या प्रशिक्षण है उसके लिए भी तंत्र है वो विकसित करेगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह है सड़क सुरक्षा सप्ताह से है। यह भारत सरकार के द्वारा जो भारत सरकार का विभाग है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 11 से 17 जनवरी को प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत इसे मनाया जाता है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, यानी सड़क सुरक्षा सप्ताह हम क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं ताकि सार्वजनिक हित में सुरक्षित सड़कों की आवश्यकता का प्रचार प्रसार किया जा सके, यानी लोगों में जन जागृति की जा सके और सड़क का बेहतर उपयोग किया जा सके। कृष्ण मर्गों की संख्या के अंदर वृद्धि हुई है, यानी काले मर्गों की संख्या है वो बढ़ी है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने एक अध्ययन में पाया है कि भारत में कृष्ण मर्ग यानी ब्लैक बग के अस्तित्व के लिए प्राकृतिक और मानव जनित खतरे हैं, खतरों के बावजूद इसकी संख्या में बढ़ी है, यानी प्राकृतिक खतरे लगातार बढ़े हैं। जैसे हमने पिछली स्लाइड में केरल में हाथी और मानव के संघर्ष के बारे में बात की थी, तो इसके बावजूद भी कृष्ण मृगों की संख्या बढ़ी है। यह पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी है कृष्ण मृग, और राजस्थान के ताल छापर में कृष्ण मृग खूब पाए जाते हैं।
फिर वही क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में अनुसूची बन के आई थी, IUCN की स्थिति में ये लीस्ट कंसर्न मैटर में जो ब्लैक बग है यानी कृष्ण मृग को शामिल किया जाता है। फिर एक साइट्स है, साइट्स और IUCN अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दो पैमाने हैं या दो संस्थाएं हैं जो वन्य जीवों को और पेड़ पौधों को रैंक देते हैं, यानी उसके स्तर सुधरने की स्थिति बताते हैं। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत में जो छेद हुआ था वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और आने वाले 43 सालों में ये छेद पूरी तरह से भर जाएगा, यानी 43 वर्ष में अंटार्कटिका के ऊपर बने छिद्र को पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कैसे बंद हो जाएगा? क्योंकि इसके लिए हमने एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, वहाँ पर 1987 में हमने एक समझौता किया था ताकि ओजोन के क्षय को बचाया जा सके, और इसके लिए यह विश्वव्यापी समझौता था जिसके तहत हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और CO2 के उत्पादन को कम करने का प्रयास किया था। तो CFC को घटाया गया था और उसकी जगह HCFC यानी HCFC का प्रयोग करने के लिए कहा गया था। इसके बाद में एक दूसरा समझौता था किगाली संशोधन, यानी किगाली में इसका संशोधन किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार HCFC के उत्पादन और खपत को कम करने पर सहमत हो गए। यानी पहले हमने CFC की जगह CFC की जगह HCFC का प्रयोग किया और फिर किगाली समझौते के तहत हमने इसको भी पूर्णतः बंद कर दिया है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है जेनरेटिव AI अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग का जिक्र किया गया है या उत्पादक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात की गई है, जिसमें हमारे द्वारा प्रौद्योगिकी के सृजन और उसके अंतःक्रिया के तरीकों में क्रांति लाने में सहायता मिली है। जेनरेटिव IT है क्या? जेनरेटिव AI यानी जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए मूल कंटेंट या डाटा का सृजन शामिल होता है। यानी एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ साथ मशीन लर्निंग IoT प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है और डाटा का सृजन किया जाता है, जिसके माध्यम से आप कोई टेक्स्ट बना सकते हो, कोई इमेज बना सकते हो, संगीत का कंपोज कर सकते हो, मीडिया के सृजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी AI का प्रयोग है वो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। जैसे किसी को संगीत का कंपोज करना है तो हम AI के माध्यम से अच्छा संगीत बना सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1978 में हुई है और न्यूयॉर्क जो अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। पूछा जा सकता है ह्यूमन राइट वॉच जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती है ये क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में है। जैसे मौलिक अधिकार, संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकार हैं, यानी लोगों के क्या क्या अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि। और उसके बाद में 36 से लेकर 51 क तक है वो राज्य के नीति निर्देश 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व खाता है, 51 का मौलिक कर्तव्य खाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार और बेरोजगारी से के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार दिए गए हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि इसके लिए आप राज्य को बाधित नहीं कर सकते, आप अपनी मांग कर सकते हैं। इसी के तहत जो एक अनुच्छेद था उसमें से 19वां अनुच्छेद जो मानव की अभिव्यक्ति से संबंधित है, इसलिए इसको कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार हमें अनुच्छेद 19 में दिया गया है। क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारी की गारंटी देता है, अधिकार की गारंटी देता है। यह आमतौर पर राज्य के खिलाफ होता है, यानी इस अधिकार का प्रयोग करते हुए आप सरकार के विरुद्ध अपना मत रख सकते हैं। 1949 में संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में नागरिकों के जो अधिकार है उनको जोड़ा गया। जैसे कि आपने देखा होगा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बार बार जब भी वर्डिक्ट देता है तो यही कहता है कि ये अभिव्यक्ति का और मौलिक अधिकार है। तो इसमें क्या क्या अधिकार आता है? नंबर 1 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्ति को भाषण देने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक बिना हथियार उठाए इकट्ठे हो सकते हैं, संघ या समिति का गठन कर सकते हैं, पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं, किसी भी पेशे को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे अधिकार है वो 19(1) क में दिया गया है। तो ये थे 11 से 15 जनवरी तक के मुख्य जो कंटेंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे तो मेरे चैनल स्टडी इकोनॉमिक्स 795 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई डाउट हो तो पूछें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।